हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, अपन चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट, उसके लेसन जो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि आवर्तबीजी पादपों में जनन, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। तो इससे जो पिछला वीडियो पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया था, आशा करता हूँ आपने वह वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पर आप उसे जाकर देख सकते हो। तो उस वीडियो में फ्रेंड्स अपन ने देखा था कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं वह किन्हें अपन आवर्तबीजी पादप कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन की जो मुख्य दो विधियां बताई थी आपको, अलैंगिक जनन की प्राकृतिक से अलैंगिक जनन मुख्य रूप से अनिषेक बीजता और कायिक जनन बताया गया था। फिर कायिक जनन की दो विधियां प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, यानी अलैंगिक जनन के बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन लैंगिक जनन के बारे में। आज जो भी पढ़ेंगे वह अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। और लैंगिक जनन क्या होता है फ्रेंड, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि अर्धसूत्रण भी होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया भी होती है और साथ में युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी होती है। उसे अपन क्या कहते हैं, लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पादपों में सबसे मुख्य जो अंग होता है वह कौन सा होता है, उसका पुष्प होता है। तो पुष्प की संरचना के बारे में आज अपन थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, वह पुष्प का है। तो पुष्प के अपन देखते हैं कि मुख्य 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 मुख्य चक्र पाए जाते हैं। एक तो होते हैं कि पुष्प का जो अपन कहते हैं नरजनन अंग, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं। तो यह जो अपने को दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, पुष्प के नरजनन अंगे होते हैं। दूसरा, पुष्प का जो ये मादा जनन अंग अपने को दिखाई दे रहा है, ये पुष्प का क्या है, मादा जनन अंग होता है, जिसे अपन स्त्री केसर या अंडप के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा जो अंग होता है वो होता है उसकी पत्तियां, जिसे अपन पंखुड़ियां या दल के नाम से जानते हैं। और चौथा, जो नीचे की ओर जो छोटी पत्तियां दिखाई दे रही है, जिन्हें अपन बाह्य दल के नाम से जानते हैं। तो ये पुष्प की संरचना के मुख्य 4 अंग होते हैं। अब देखिए आगे अपन इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अब पुष्प जो होता है, पुष्प की अगर अपन बात करें, देखिए थोड़ा सा डायग्राम में, पुष्प में अगर अपन बात करें तो वो 4 तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके मुख्य चक्र होते हैं। उनके अलावा भी देखिए सबसे नीचे का जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से अपन पुष्प को पकड़ते हैं फ्रेंड्स, वह क्या कहलाता है, पुष्प वृंत कहलाता है। वह पार्ट क्या होता है, पुष्प वृंत होता है। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पार्ट है जिस पर पूरा पुष्प स्थित है, वह क्या है, इसका पुष्पासन भाग होता है। ये इसके बाह्य दल है और ये जो ऊपर वाली पत्तियां हैं ये दल होते हैं। ये बीचों बीच जो संरचना हो रही है ये इसका मादा जनन अंग है। और ये साइड में जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, पुंकेसर, जो इसके नर जनन अंग होते हैं। अब आगे देखिए पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पुष्प के विभिन्न अंग, पुष्प के आवर्तबीजी पौधे का एक आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें जननांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला एक रूपांतरित प्ररोह माना जाता है। प्ररोह यानी कि जो पर मानते हैं कि प्रांकुर से विकसित भाग, यानी कि तने वाला पार्ट। पुष्प पौधे की शाखा पर एक वृंत द्वारा लगा रहता है, इसे पुष्प वृंत कहते हैं, जो मैंने बताया था। यानी कि पुष्प की जो डंडी नुमा संरचना, पुष्प वृंत, जिसे अपन पुष्प को पकड़ते हैं। पुष्प वृंत का जो शीर्ष चौड़ा भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्प वृंत का शीर्ष चौड़ा भाग पुष्पासन या थैलेमस बनाता है। इस पर विभिन्न जो पुष्प अंग व्यवस्थित होते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में पुष्पासन पर 4 मुख्य पुष्प अंग या चक्र पाए जाते हैं, जो भी अपन ने देखे थे डायग्राम में। जब पुष्प में ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण या कंप्लीट पुष्प कहते हैं। यदि कोई एक भी चक्र अनुपस्थित होता तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण। अब देखिए पुष्प में कौन कौन से होते हैं, 4। एक तो उसका नर जननांग होता है,
एक अपन कहेंगे कि उसका मादा जन्नांग नर जन्नांग पुंकेसर, मादा जन्नांग स्त्री केसर। एक दल और एक बाह्य दल, ये चारों अंग अगर उपस्थित है तो पुष्प कैसा है? पुष्प है कंप्लीट, यानी कि पूर्ण पुष्प उसे कहते हैं। अगर इन चारों में से एक का भी अभाव है तो उसे अपन अपूर्ण पुष्प कहेंगे। फिर आगे देखिए अपन, एक जो प्रारूपिक पुष्प होते हैं उसके मुख्य चार भाग होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बाह्य दलपुंज की। सबसे पहले बात करेंगे बाह्य दलपुंज। तो जो बाह्य दलपुंज होता है यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह प्राय हरे रंग का होता है और अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना हुआ होता है। यह कलिका अवस्था में पुष्प की क्या करता है? सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प में अपन देखते हैं कि जैसे मान लिया पुष्प वृंत, ये पुष्पासन और ये ऊपर की पत्तियां वगैरह लगी हुई रहती है, तो नीचे की तरफ जो छोटी हरे कलर की जो पत्तियां होती है वह क्या कहलाती है? अपनी बाह्य दल कहलाती है। और इन बाह्य दल को संयुक्त रूप से बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये पत्तियां अधिकतर हरे रंग की होती है लगभग, और इनका निर्माण जो बाह्य दलपुंज का होता है अनेक बाह्य दल के मिलने से होता है। और इनका कार्य क्या होता है? ये कलिका अवस्था में पुष्प को क्या करती है? सुरक्षित रखने का कार्य, यानी सुरक्षा का कार्य करती है। तो ये होते हैं बाह्य दलपुंज, जिसे अपन कैलिक्स कहते हैं। दूसरा अपन बात कर रहे हैं दलपुंज जो होता है, ऐसे दल आते हैं इसमें, पंखुड़ी वगैरह, कोरोला कहते हैं। पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। ये दल यानी कि एक प्रकार की पत्ती, जिसे पंखुड़ी भी कहते हैं, ये रंगीन होते हैं। और रंगीन इसलिए होते हैं ताकि कीटों को परागण हेतु क्या कर सके? आकर्षित कर सके। परागण की क्रिया के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। परागण क्या होता है? जिसमें नर जो पुंकेसर होते हैं, नर जननांग पुंकेसर से नर युग्मक परागण जो होते हैं मादा के वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। उसके बारे में आगे देखेंगे। तो दल तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पंखुड़ी या पत्ती को कहते हैं, और उनका चक्र दलपुंज कहलाता है। रंगीन होते हैं, कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। फिर तीसरा जो पार्ट होता है वह क्या होता है? इसका पूमंग वाला भाग मानते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है वह पूमंग होता है। तीसरे पार्ट की अगर अपन चर्चा करते हैं, एंड्रोसियम है जिसे अपन कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो अनेक पुंकेसरों का बना हुआ होता है। पुंकेसर पुष्प के नर जननांग होते हैं। पुंकेसर जो होते हैं वह पुष्प के नर जननांग होते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, परागकोश, भूतंतु तथा योजी। ये तीन भाग अपन मुख्य रूप से मानते हैं पुंकेसर के। फिर चौथा जो पार्ट होता है वह होता है गायनोसियम, यानी कि जायाम। यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। यह स्वयं अंडक से मिलकर बना होता है, कार्पल से। पुष्प का मादा जननांग होता है और प्रत्येक अंडक के तीन भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। जायांग को स्त्री केसर भी कहते हैं। तो ये तो थे इसके अंगों की बात। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आपको किसके बारे में? जो मादा जननांग होता है, क्या? पुंकेसर, मादा जननांग पुंकेसर। ये देखिए आप अपने पास की पुंकेसर की संरचना होती है, ये पुंकेसर होता है। यह जो डंडीनुमा संरचना होती है उसे तो अपन क्या कहते हैं? पूतंतु होता है। डंडीनुमा जो संरचना होती है पूतंतु। और इसका जो शीर्ष भाग होता है वहां पर ऐसी दो पालियां पाई जाती है, एक पाली इधर और एक पाली इधर। इन्हें अपन क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? नर युग्मक परागकण बनते हैं। अब परागकोश की दोनों जो पालियां होती हैं इनको जोड़ने के लिए बीच में संयोजी ऊतक से निर्मित एक संरचना मानी जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से अपन कहेंगे कि पूतंतु की, परागकोश की और योजी को प्रदर्शित करने वाला पुंकेसर होता है। फ्रेंड, साधनों के अभाव के कारण ऐसे ही समझा पा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये मुख्य भाग होते हैं। फिर परागकोश जो होता है उसकी प्रत्येक जो पाली होती है वह ऐसे दो पालियों में क्या होती है? डिवाइड होती है। तो दोनों साइड से अपन देखेंगे तो पूरा परागकोश जो होता है वह 4 पालियों के अंदर डिवाइड होता है। ये संरचना हो जाती है। ये तो बात थी अपनी नर जननांग की। अब जो मादा जननांग जो होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्त्री केसर के नाम से अपन जानते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है? तो अपन देखते हैं, नीचे से फूली हुई संरचना, फिर ऊपर जाकर इस प्रकार से यह संरचना हो जाती है। इसमें बीचों बीच अपन कहते हैं कि
यह अंडप स्थित होते हैं। तो यह जो फूला हुआ जो पार्ट होता है इसका, यह तो कहलाता है अंडाशय, फूला हुआ भाग है अंडाशय। ये यहाँ पर नलिका नुमा जो संरचना होती है ये कहलाती है इसकी वर्तिका, और सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है इसका उसे अपन क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। अब जो अंडाशय भाग होता है उसमें अपन देखते हैं कि बीच में संरचना दिखाई दे रही, ये होती है अंडप। अंडप में अपन कहते हैं कि इस प्रकार से ऊपर व नीचे की ओर टोटल 7 सेल्स पाई जाती है, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। और बीजांड की एक कोशिका होती है फ्रेंड्स, जिसे अपन अंड कोशिका कहते हैं, वही क्या होती है, मादा युग्मक होती है, जिसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये तो थी अपनी लैंगिक जनन से संबंधित जानकारी, जिसमें पुष्प भाग लेते हैं। अब इस पाठ में आई हुई मुख्य बातें जिनके बारे में पिछले वीडियो में अपन ने डिटेल से नहीं पढ़ा था, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि असंग जनन क्या होता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक टाइप होता है। इसमें बीजांड काय को द्विगुणित कोशिकाओं, द्विगुणित कोशिका का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र संख्या पूरी होती है, यानी कि सीधी भाषा में जैसे मान लीजिए 46 मान लेते हैं अपने शरीर की, और अगुणित होती है तो वह कितनी हो जाती है, 23। तो द्विगुणित कोशिकाओं या अध्यावरण, द्विगुणित अंड या कुछ अन्य युग्मकोद्भिद कोशिकाओं, युग्मकोद्भिद यानी जो युग्मक का उद्भव करती है, नर युग्मक मादा युग्मक, युग्मकोद्भिद कोशिकाओं से सीधे ही वृद्धि करने वाले भ्रूण के साथ बीज या नई वेष्टियों का निर्माण कर लेता है। यानी कि असंग जनन यानी कि बिना जनन के अपन कहते हैं कि नए बीज वगैरह का निर्माण इसमें हो जाता है, उसे असंग जनन कहते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था अनिषेक बीजता, जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है अनिषेक बीजता, कि इसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, कि बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक बीजता कहलाती है। इस प्रक्रिया में बीजांड बिना निषेचन के बीज में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इसमें नर व मादा युग्मक के संयुग्मन की आवश्यकता नहीं होती है, और बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। यानी कि अपन कहेंगे कि बीजांड में क्या नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया भी नहीं होती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या बनी रहती है, जितनी होती है उतनी बनी रहती है, द्विगुणित। इस प्रकार निर्मित बीज क्या होते हैं, जननक्षम होते हैं, अर्थात नए पौधे को जन्म देते हैं। यानी बिना निषेचन के ही नए बीज का निर्माण होता है। एग्जाम्पल धतूरा और मक्का इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर अपने कुछ नाम आए थे, अपन बोलते हैं आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, पीडी एकांतरण पाया जाता है। तो अपने एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि आवर्तबीजी पादपों में पीडी एकांतरण को स्पष्ट कीजिए क्या होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में मुख्य तथा दीर्घजीवी अवस्था बीजाणुद्भिद होती है, जहाँ से बीजाणु वगैरह उत्पन्न होते हैं, जो कि मूल प्ररोह तथा पत्तियों द्वारा निरूपित होती है। यह द्विगुणित होती है, यानी गुणसूत्र संख्या जोड़े के रूप में होती है। बीजाणुद्भिद पर अर्धसूत्रण द्वारा, यानी जो बीजाणुद्भिद होते हैं उस पर अर्धसूत्रण यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक कैसे होंगे, अगुणित यानी गुणसूत्र संख्या आदि, 46 की आदि अपन 23 कह सकते हैं जैसे। और युग्मकोद्भिद जो युग्मक को उत्पन्न करते हैं, अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, यह अवस्था अगुणित होती है। युग्मकों के संयोजन से पुनः द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वह क्या होती है, स्थापित होती है। तो इस प्रकार युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद अवस्थाओं के एकांतरण को पीडी एकांतरण कहते हैं। तो बीजाणुद्भिद का मतलब बीजाणु, बीजाणु से अपन मान रहे हैं कि कोई बीज वगैरह का निर्माण यहाँ पर हो गया। फिर बीजाणुद्भिद अवस्था से अपन कह रहे हैं पादप वगैरह का निर्माण हो रहा है। फिर उस पादप में किसका निर्माण हो रहा है, युग्मक का, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो उस युग्मक निर्माण को अपन ने कह दिया युग्मकोद्भिद। तो पहले तो था ये बीजाणुद्भिद जिससे पादप निर्मित हुए, फिर इसमें क्या बन गए, युग्मक, यानी ये किस में बन गया, युग्मकोद्भिद। और ये युग्मक क्या करेंगे, एक नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। तो बीजाणुद्भिद के बाद में युग्मकोद्भिद। तो अपन इसमें क्या करें, एक पीढ़ी का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, इसलिए युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाओं के एकांतरण को क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। फिर अपन ने इसमें पढ़ा था कि जो प्रकंद और जो घनकंद होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि प्रकंद क्या होते हैं, घनकंद क्या होते हैं। कल अपने नाम आया था इसके अंदर जनन में। तो प्रकंद की विशेषता क्या होती है, प्रकंद हमेशा चपटा और बेलनाकार होता है, जबकि घनकंद कैसा होता है, अंडाकार होता है। और प्रकंद जो होते हैं वह भूमि के अंदर
समानांतर बढ़ता है और घनकंद भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं। प्रकंद अपस्थानिक जड़ें पर्वसंधियों से निकलता है और घनकंद अपस्थानिक जड़ें तन के आधारीय भाग से निकलता है, तने के आधारीय भाग से। प्रकंद की शाखाएं शीर्षस्थ होती है, शीर्षस्थ शाखाएं यानी कलिका से निकलती है, और घनकंद में शाखाएं कक्षस्थ कलिका से निकलती है। ये मुख्य इनमें अंतर थे। इसी के साथ में आपको ऊपरी भूस्तरी से रनर और अंतर भूस्तरी सकर्स, इनमें भी अंतर बताना चाहूंगा। कल इनके भी अपने नाम में आए थे, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ऊपरी भूस्तरी क्या करते हैं, भूमि की सतह के ऊपर रेंग कर आगे बढ़ते हैं, और अंतर भूस्तरी जो होते हैं ये भूमि की सतह के अंदर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। फिर नियमित अंतराल पर इनमें पर्वसंधियां पाई जाती है, और इनमें पर्वसंधियां नियमित अंतराल पर पाई जाती है। नियमित अंतराल पर पर्वसंधियां जो होती है वह पाई जाती है। फिर आगे अपन देखेंगे कि पर्वसंधि से नीचे की ओर अपस्थानिक जो जड़ें होती है वह निकलती है। जैसे दूब घास इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें पर्वसंधि से ऊपर की ओर वायवीय शाखाएं निकलती है, यानी कि पोदीना, ये इसका एग्जाम्पल माना गया है। तो आज के वीडियो में अपन ने लैंगिक जनन से संबंधित सारी जो जानकारी थी वह प्राप्त कर ली है, यानी कि पुष्प से संबंधित अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। पुष्प क्या होता है, क्या उसके अंग होते हैं, फिर अपन ने पढ़ा पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में। फिर अपन ने जानकारी प्राप्त की बाह्य दलपुंज, दलपुंज, फिर अपन ने देखा पुमंग, फिर जायांग, फिर इसके साथ में जो मुख्य रूप से असंग जनन क्या होता है इसके बारे में जानकारी, अनिषेक बीजता, पीडीए कांतरण और प्रकंद घनकंद, इनमें क्या अंतर होता है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, कल भी बताया था। ऊपरी भूस्तरी, अंतर भूस्तरी, इसी के साथ में आज का जो अपना फर्स्ट जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स। एक छोटा सा चैप्टर था जिसको कंप्लीट कर दिया है। पिछला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हो। वीडियो देखने के पश्चात पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। पाठ के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं अपने बुक के पीछे, उन्हें आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर उपलब्ध नहीं है तो वह मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो को देखकर आप उन्हें जरूर करने की कोशिश कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य भाई भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, चाहे वह किसी भी स्कूल से हो, चाहे वह अपन मान सकते हैं कि किसी भी ज़िले से रहने वाले हो। कोई नया अगर चैनल पर जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।